गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 391st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. Crims Hospital is my hospital partner. A big thank you to my home partner, which is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big hello to Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand now going global. Of course, servicing wala, Yuva Foundation and Joshi Security Systems. Also, a big thank you to Mohan Enterprises. बहरहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नागपुर शहर में दहशत मची हुई है कोरोना वायरस को लेकर, कई सारे लोग जैसे ही अपनी HRCT रिपोर्ट देखते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, पल्स और गिरना शुरू हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी केस आज देखने को मिला जिसे देखकर वाकई में समझ में आया कि दो ऐसे पेशेंट्स हैं जो वाकई में एक ऐसा HRCT रिपोर्ट एक डॉक्टर के पास लेकर आए जिन्होंने वो रिपोर्ट देखी लेकिन हार नहीं मानी। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने अब तक 5000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक किया है और अपने आप में एक बड़े ही तैयार डॉक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर VK उपाध्याय की। सर गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एंड वेलकम टू राज की बात। सर आपके साथ ये दूसरा इंटरव्यू है। पहली बार आपने अपना वक्त दिया था उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बार आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सर सबसे पहले तो ये कि ये पूरा केस क्या था? दो लोग आपके पास आए, अमूमन बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे थे, लेकिन ये केस क्यों इतना स्पेशल हुआ आपके लिए और जब ये आया तब क्या रिएक्शन थे? एक्चुअली जब से कोरोना का जो वायरस का जो इन्फेक्शन चालू हुआ नागपुर में, तो बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो सिर्फ पैनिक में थे जी। बेड के लिए पैनिक में थे, कुछ लोग ऑक्सीजन के लिए पैनिक में थे, कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पैनिक में थे। और ये पैनिक में बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ है, यानी जो उनका जो वायरल लोड था वो बढ़ रहा था एकदम से। कई हॉस्पिटल में पेशेंट जाते थे जिनका 18 स्कोर है CT स्कैन में, जिनका स्कोर 19 है, जिनका स्कोर 20 है, जिनका स्कोर 21 है, उनको ये देख के वापस लौटा दिया जाता था कि नहीं हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, आपको वेंटिलेटर लग सकता है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल से चौथे हॉस्पिटल, चौथे हॉस्पिटल से पाँचवें हॉस्पिटल, सिर्फ पेशेंट घूमता रहता था इधर से उधर। और जो बेचारा पेशेंट ऑलरेडी जो CT स्कैन की रिपोर्ट में जो भी आया है उसके 17, 18, 19, 20, उसको देख के वो और उसका पैनिकनेस बढ़ते रहता था, साथ में उसके रिलेटिव्स का बढ़ता रहता था। वो लोग बेचारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे चक्कर मार के थक जाते थे। इसके अलावा जो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो एक कंडीशन, जो उनकी मेंटल कंडीशन है वो एक कंडीशंस, ये दोनों की दोनों कंडीशंस पेशेंट जो है वो और पैनिक में जाता था। इसके अलावा जो आसपास में जो चल रहा है, जो दूसरे पेशेंट के बारे में सुनते थे, जो न्यूज़ में सुनते थे कि ऐसा हो गया, कोरोना इतना हाहाकार मचा रहा है, बाकी सब कुछ मचा रहा है, तो पेशेंट्स का पैनिसिटी बहुत बढ़ रहा था। हम लोग साथ में उन पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे जिन पेशेंट्स को नागपुर में बेड नहीं मिल पाता जी। जिन पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पाता तो उनको एटलीस्ट हमारा जब पेशेंट हमारे पास में कोई आता था तो उनको हम यही कहते थे कि आपको बेड मिला क्या। फर्स्ट डे भी उनको यही कहते थे अगर आपको बेड मिल रहा है तो आप एडमिट हो जाइए। लेकिन कुछ ऐसा था कि पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा था, उनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था, तो हमने फिर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। अर्ली केस में जब बाकी सब चीज़ें अवेलेबल थी, सब कुछ चीज़ें मार्केट इज़ गुड था, तो सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे मार्केट से सभी चीज़ें जिसका ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, रेमडेसिविर मिलना बंद हो गया, सब कुछ चीज़ें बंद हो गया, तब ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय हो गया। तब हमारे पास में कुछ पेशेंट ऐसे आए जिनका CT स्कोर 21 था, जिनका CT स्कोर 22 था, जिनका CT स्कोर 23 था, जिनका CT स्कोर 24 था। तो ये पेशेंट्स को जब हमने विदाउट रेमडेसिविर पेशेंट्स को 8 और 9 डेज, जो भी इसका स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन मेंटेन होना चाहिए, स्टेरॉइड्स चाहिए, ब्लड थिनर्स चाहिए, जो भी लोकल बाकी जो एंटीबायोटिक्स साथ में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं वो चाहिए। लेकिन जब वो पेशेंट ठीक होते गए जी, वो पेशेंट्स जब हमारे ठीक हो गए, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, सब कुछ चीज़ें मेंटेन किया। लेकिन उसी बीच में हमारे पास में दो ऐसे लगभग 50 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर, रामटेक से भी आगे, वहाँ से थे। दोनों का स्कोर 25 में से 25 HRCT स्कोर 25 में से 25, जिसका मतलब होता है कि 100% लंग इन्वॉल्वमेंट है जी।
100% लंग इन्वॉल्वमेंट इनका है। और दोनों का जब फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आए तो दोनों का ऑक्सीजन लेवल लगभग 84, 85 या 82 के नीचे था, 72 के करीब था। तो जब मैंने देखा तो इनके ऑलरेडी कोई जिन्होंने हमारे यहाँ से पहले ट्रीटमेंट लिया था जो पेशेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर ये मेरे परिचित है, इनको भी कहीं बेड नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने जैसे हमें ठीक किया तो इन्हें भी कीजिए, और इनको जब बेड मिलेगा तब मैं इनको एडमिट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो इनका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कीजिए। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ेगा। इनको अगर आप वहीं पे जहाँ इनका रहना है वहाँ आप प्रॉपरली ऑक्सीजन फैसिलिटी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से लाना पड़ेगा। तो इसमें नियति जो अपना काम करती है, रिलेटिव्स जो है वो अपना काम करते हैं, जो उनके सपोर्टर्स है वो अपना काम करते हैं। ये पेशेंट्स डेली रोज यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर से विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन लेके, खुद के ऑक्सीजन लेके हॉस्पिटल में आना, उनका हॉस्पिटल से फिर दूसरे पेशेंट के लिए वेट करना और अपने नंबर के लिए वेट करना, इंतज़ार करना कि मेरा नंबर कब आएगा, डॉक्टर साहब मुझे ऑक्सीजन लगाएंगे। यहाँ उनको आके ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा और इसके बाद वो वापस अपने इससे अपनी गाड़ी से वापस जो उनका रहना जहाँ पे है, जो उनका होम टाउन है वहाँ पे जाएंगे वापस। ये जितना बोलने में जितना इजी जा रहा है, ये बहुत ट्रेमेंडस एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पेशेंट्स ने भी सपोर्ट किया, उनका खुद का मोटिवेशन जो पावर था वो बहुत ज़्यादा था, मैंने भी उनको काफ़ी मोटिवेट किया। लेकिन अपने आप में 25 में से 25। दूसरी बात, पेशेंट को बेड नहीं मिला, पेशेंट्स को कहीं बेड नहीं मिला। पेशेंट आज ठीक हो चुका है, RT-PCR टेस्ट दोनों की नेगेटिव है, दोनों के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो चुके हैं, दोनों का अभी जो स्कोर है वो लगभग 15 के करीब है, जो पहले 25 था, यानी लगभग हम बात करेंगे तो 100 में से 45% लंग इन्वॉल्वमेंट जो है वो नॉर्मल हो चुका है, और भी बाकी रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी। जो आए थे जिस समय पे तो लगभग 72 से 82 के करीब उनका सैचुरेशन जो था वो अभी सैचुरेशन 96 के करीब में है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंट जब आए थे तब ऑक्सीजन के साथ में थे, आज वो बिना ऑक्सीजन के आपके सामने बैठे हैं, वो खुद भी बोलेंगे कि क्या कैसे। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय पे ये शुरू हुआ उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बहुत बड़ा पैनिक था जी, और लोगों को हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जिनका स्कोर 10 नहीं, जिनका स्कोर 5 है, जिनका स्कोर 6 है, 8 है या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 से नीचे है, उन लोगों को भी भरपूर मात्रा में रेमडेसिविर दिया है जिन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय था। एक तो रेमडेसिविर मिल नहीं रहा था, पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उतना अफोर्ड कर पाए सब कुछ। ये जो आजकल ब्लैक मार्केटिंग चालू है, 20,000 30,000 में रेमडेसिविर मिल रहा था, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कहीं से भी। तो बिना रेमडेसिविर के जो लोगों ने इतना पैनिक बना के रखा है, इन दोनों पेशेंट को ठीक करना एक अपने आप में एक बड़ा एक ये था, जिसमें ऊपर वाले ने, गॉड ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए मैंने आज कहा कि ये 2 पेशेंट्स आज नागपुर के सामने आने चाहिए, जिससे जो बाकी जो पेशेंट्स हैं जो जिनका जो खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे, बाकी चीज़ें नहीं हो पा रहे, कि जब ये दोनों पेशेंट जिनका 100 में से 100% लंग इन्वॉल्वमेंट है निमोनिया के कारण, ये दोनों जब ठीक हो सकते हैं बिना रेमडेसिविर के, बिना बेड के, तो हर कोई पेशेंट ठीक हो सकता है। सर, जब ये रिपोर्ट लेकर आए आपके पास, ऑक्सीजन पे थे आप, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आपने इतने हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स को देखा है जिनको कोविड हुआ है। सर, ये जब आपके पास रिपोर्ट लेकर आए और जब आपके सामने वो HRCT रिपोर्ट है सर, जो कहती है कि इनको 25 में से 25 है, वो रिपोर्ट देख सकते हैं? यस, वो देख सकते हैं रिपोर्ट। अच्छा, ये रिपोर्ट का मैं क्लोजअप ले लेता हूँ। BVG लैब से BVG सर ने किया था, 25 में से 25। तो सर, ये जब 25 में से 25 HRCT आपके सामने रिपोर्ट आई, तो मेरे को मालूम है बहुत सारे डॉक्टर्स ये देखकर ही थोड़े से कपकपा जाते हैं। आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, सही कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि 24 तक के मैं अभी गिर चुका हूँ। लगभग हम बात करें तो 88%, 48 नहीं 96% जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट रहा था। लेकिन मेरे पास में एक साथ 100% वाला, और मेरा हॉस्पिटल नहीं है, मेरा क्लिनिक है, मेरे पास में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन पेशेंट्स को यहाँ पे रखना एक बहुत बड़ा, मेरे पास में इनका ट्रीटमेंट भी करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। लेकिन फिर भी जब मुझे पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने, पेशेंट्स ने खुद, और पेशेंट जिनको जो उन्होंने यहाँ पेशेंट्स को लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि सर जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी चीज़ें होगा, या जो भी आउटकम होता है, उसके लिए हम पूरा
तैयार है आपके साथ में। तो जब हमें कोई पेशेंट ऐसा कहता ना कि सर आप जो करना है कर लीजिए, हम आपके साथ में हैं जी, तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है। तो 24 वाले जो इसके प्रीवियस पेशेंट थे उन्होंने हिम्मत दिए थे, लेकिन जब ये दोनों पेशेंट सामने एक साथ आए और वो भी एक ही फैमिली के रिलेटेड परिचित लोग, तो सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उस समय पे नागपुर में जो पैनिक था जी, तो मैंने सोचा कि इसको चैलेंज के लिए लिया। और ये जो चैलेंज है आज पूरा हो रहा है, पेशेंट्स ठीक है, तो मुझे इसीलिए सबके सामने लाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पेशेंट बिना रेमडेसिविर के ठीक हो रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना रेमडेसिविर के ठीक हो रहे हैं, बिना रेमडेसिविर के ठीक हुए हैं। क्यों 3 बार इसलिए बोलना पड़ा है कि लोगों ने इसके लिए हायतौबा मचा के रखी है। जी। क्या पॉलिटिशियंस, क्या पुलिस डिपार्टमेंट, क्या ऐसे लोग जो बाकी लोग हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी है, कुछ बाकी लोग भी हैं, तो उनका कहना है कि बिना रेमडेसिविर के कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं इनको कहूँगा कि अगर बिना रेमडेसिविर के कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो शायद अगर मेरे पास में एक पेशेंट रहता था तो मैं सोच सकता था कि ये मे बी प्लासिबो इफेक्ट है, बाय चांस है, या कोई शायद कोई कृपा कर रहे हैं हम, ठीक है, बट ये कोई बाय चांस नहीं है। आप पेशेंट्स के साथ में फॉलोअप प्रॉपरली रखिए, सब कुछ चीज़ें अच्छी तरह से रखिए, पेशेंट्स को मोटिवेट, जो साइकोलॉजिकल उनका जो इम्बैलेंस हो जाते हैं पेशेंट्स, अगर जब तक आप उनको उस प्रकार से बैलेंस नहीं करवाएंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक ये पेशेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे। आज ये दोनों के दोनों पेशेंट्स बाहर निकले हैं। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना, क्योंकि हम लोग हर पेशेंट्स हमारे लिए सेम ही है, हम किसी के साथ में पार्शलिटी नहीं कर सकते। कोई पेशेंट हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है और कोई पेशेंट हमारे लिए पराया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ चीज़ें चैलेंज पूरा हुआ है। ये भी पेशेंट्स जो है उनका सीटी स्कोर भी कम हुआ है, सब कुछ चीज़ें कम हुआ है। तो अभी सर इनका सिटी स्कोर क्या है? अभी इनका स्कोर 15 है। 15? हाँ, जो 25 था। जी। लेकिन हम बात करें तो 60% अभी भी लंग इन्वॉल्वमेंट है, बट ये निमोनिया रिजॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। ये निमोनिया है, ये कोविड नहीं है अभी कोविड नहीं रहा है, ये निमोनिया ही है, कोविड निमोनिया है एटलीस्ट, और ये रिजॉल्व हो रहा है लगभग 15-20 दिन में, और अच्छी तरह से ये रिजॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तब जो फ्रेश इनका जो नए जो रहेंगे 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, तो वापस जो रिव्यू रहेगा वो हम वापस करवाएंगे। ठीक सर, अभी हम पेशेंट से एक बार बात करते हैं, है ना? उनके नाम बताएं। पेशेंट का नाम है मंदा टिकापाचे, और दूसरे पेशेंट का जो नाम है, जो उन्हीं के रिलेटिव है, जिनका नाम है संदीप मात्रे। संदीप से बात करते हैं, है ना? हेलो संदीप। हाय सर। थोड़ा सा माइक करीब ला लो, है ना? कैसी है तबीयत अभी? अभी ठीक है सर। जब आए थे तब कैसी थी? सर उस समय तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी ठीक है, नॉर्मली है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो उस समय बेड्स वगैरह ढूंढे थे, क्योंकि आप ऑक्सीजन पे थे, डॉक्टर साहब ने बताया, तो बाहर आप लोगों ने बेड्स वगैरह ढूंढा था? हाँ सर। अच्छा, बेड्स अगर ढूंढे थे तो क्या रीज़न क्या मिल रहा था बेड नहीं मिलने का? क्योंकि आपका तो HRCT 25 था। सर बहुत तकलीफ थी, बहुत सांस लेने में बहुत तकलीफ, मैंने चल नहीं सकता था आदमी बिल्कुल, बेड अच्छा। एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकता। तो आप कहाँ से आए हो पहले? सर रामटेक के पास, रामटेक से। रामटेक के पास कुछ छोटा सा गाँव है जी। क्या नाम है गाँव का? बरारवाड़ी। जी। अच्छा, तो क्या करते हो आप संदीप? सर मैं टेलर का काम करता था। आप टेलर का काम करते हो? जी। तो जब सांस लेने में इतनी दिक्कत जा रही थी और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, तो यहाँ का आपको रेफरेंस किसने दिया? डॉक्टर उपाध्याय का रेफरेंस कहाँ से मिला? सर जो मामा के जो ये थे, दोस्त लोग थे, उनके जो रिलेटिव थे, उनसे मिला हमको। और हम लोग अमरावती जाने के बाद में जब रिटर्न आए तब यहाँ आए हम लोग। अच्छा, तो अमरावती रोड पे पहुँच गए थे आप? हाँ सर, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से रिटर्न आके यहाँ आए, फिर अमरावती डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए थे? अमरावती पहुँच गए थे? हाँ सर। बेड के लिए? हाँ सर। और फिर वहाँ से वापस आए? हाँ सर, फिर वहाँ से अरे वापस आने के बाबा, बाद अरे बाबा। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हुआ सर, तो अभी अच्छा है, बढ़िया है। तो अभी normal HRCT 15 है, लेकिन कोविड के सभी जो लक्षण थे वो खत्म हो चुके हैं। जी। तो क्या कितने दिन घर पर रहे? अभी बेड वगैरह तो कहीं नहीं मिला? जी नहीं, अभी घर पर सर 17 दिन हो गए। 17 दिन घर पर रहे? जी। खान पान सब कुछ बिल्कुल सब बराबर रखा? जी। जो भी करते थे डॉक्टर साहब से पूछ के करते थे या? नहीं सर, डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर साहब को पूछ के करते जी। थे, ठीक है। अब मैं एक मैडम है मंदा जी, उनसे बात करता हूँ। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार मैडम, हाँ थोड़ा सा जोर की बोलना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? मरारवाड़ी से। अभी मरारवाड़ी से? हाँ। अच्छा,
मास्क पहन लीजिए, मुझे भी डर लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे HRCT कराना पड़े, है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तो आप हंस रही हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन जब आई थी तब 25 में से 25 था, तो घबराहट अंदर ही अंदर हो रही थी कि नहीं हो रही थी? और बहुत घबराहट हो रही थी सर, बहुत ऐसे बैठ के नहीं होता था ना, कुछ नहीं, पानी नहीं पीते थी। अच्छा, सांस लेने में बहुत दिक्कत जा रही थी। हाँ तो जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जिसको लेकर डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे हैं कि बिना उसके आप ठीक हो गए, क्या उसके लिए आप लोगों ने भी कोशिश करी थी कहीं से मिल जाए? हाँ मिली थी। नहीं मिला लेकिन? नहीं। अच्छा, अभी ठीक हो गए, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पता है ना आपको, लेकिन 25 में से 25 आना मतलब एक तरीके से आपकी मुलाकात ही होने वाली थी ऊपर वाले हाँ से, हाँ पर ऊपर वाला चाहता था आप नीचे रहो और अच्छे काम करो, हाँ है ना। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ। सर, ये जो पूरा का पूरा इनका जो पूरा सफ़र था, इन्होंने ये कम शब्दों में समझाया, इनसे ज़्यादा पूछना भी वो था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर को लेकर जो इतनी ज़्यादा पैनिक मची, इतना ज़्यादा कालाबाजारी भी हुई, सर क्यों डॉक्टर्स, मतलब सर डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं तभी वो डॉक्टर होते हैं। आज आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब कर दिया, सर जो भी पेशेंट घुस रहा था उसको डॉक्टर सबसे पहले शायद यही प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि आप रेमडेसिविर लेकर आओ। तो सर क्या डॉक्टर्स को ये बात पता नहीं थी कि रेमडेसिविर के बिना भी पेशेंट ठीक हो सकता है, या फिर ये एक लॉ बन गया था कि भैया रेमडेसिविर नहीं तो इलाज नहीं? यस, एक्चुअली कोरोना के ऊपर में फ़िलहाल अभी तक के कोई भी दवाई नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई दो राय नहीं होगी। कोरोना के ऊपर में अभी तक के कोई भी दवाई नहीं निकली है, ऐसा हम कहेंगे जी। हम रेमडेसिविर यूज़ कर रहे थे, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे थे, हम ब्लड थिनर या इनॉक्सीपेरिन यूज़ कर रहे थे। ये सबके सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स है। एक भी मेडिसिन एंटी कोरोना नहीं बना है आज तक के। जो दूसरे इंजेक्शन अवेलेबल थे, टॉसलीजुमैब करके, जो बाकी चीज़ें रहती थी, ये स्पेशली कुछ स्टॉर्म वगैरह अगर आ जाता है, हार्मोनिक स्टॉर्म जो आते हैं, तो उसी समय पे लगाए जा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो अवेलेबल था उस समय पे उनके पास में रेमडेसिविर ही अवेलेबल था। जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन जो उसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जो बाकी जो वायरसेस है, इबोला वायरस है, बाकी जो वायरस जिनके ऊपर में वो बनाया गया मेन चीज़ के लिए, वो उनके लिए मेन थी। ये सिर्फ एक प्रकार का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जी। इसीलिए यूएस एफडीए ने सबसे पहले रेमडेसिविर को बैन करने के बारे में सोचा, और उन्होंने अपने यहाँ पे लगभग इसका यूज़ कम कर दिया कोविड-19 में। अभी तक के लिए डिक्लेयर नहीं किया कि हमने बैन किया है करके, लेकिन उन्होंने इसके ऑप्शन यूज़ करना शुरू कर दिए। ओके। हमारे यहाँ पे इंडिया में तकलीफ सबसे बड़ी एक ही है कि जो रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स है, चाहे वो एंटीवायरल ड्रग्स है, बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। शायद हम यहाँ पे किसी पेशेंट्स को लगातार मॉक्सलेव टैबलेट लगातार दे सकते हैं। यूएस में यही टैबलेट इतने बार देना बहुत टेढ़ी खीर है। वहाँ पे मॉक्स अगर 500 में मिल गया अपने प्रिस्क्रिप्शन पे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अनवांटेडली हमारे पेशेंट्स को भी, जो डॉक्टर्स का, जो बाकी सब कुछ इंडियन सोसाइटी का जो चल रहा है, बहुत बड़ा एक सिनारियो जो हम कहेंगे कि रैशनल यूज़ ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये अभी का नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स से, लास्ट 15 ईयर्स से यही चल रहा है। चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, हर किसी ने बहुत रैशनल तरीके से यूज़ किया है। जो उसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं फिर से कहूँगा, कोरोना में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जिन पेशेंट को नीडेड है उन्हीं पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स जिनको रिक्वायरमेंट होता है, जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, ऑक्सीजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स, यही मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सर कहाँ पर एक पेशेंट भी इस बात का विरोध कर सकता है कि सर मुझे तो रेमडेसिविर की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ पर उसने भी एक स्टैंड ले लेना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर माइल्ड सिम्टम्स है पेशेंट्स को, HRCT आज हर कोई करवा रहा है जी, जिनका स्कोर बिलो 10 है, उन्हें तो रेमडेसिविर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। राम के बारे में सोचना चाहिए, रेमडेसिविर के बारे में नहीं सोचना क्योंकि वो राम की कृपा से 10 के नीचे आए। ठीक है, जो कि 15 एंड अबोव जिनका स्कोर है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, सिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जिनमें ऐसा रिक्वायरमेंट है कि
पेशेंट का सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो रहा है, उन्हीं कुछ पेशेंट्स को ये नीडेड है, उसी प्रकार की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी सोसाइटी बोलते हैं ना, जिस जहाँ महाजन जाते हैं वहीं उनके पीछे चलो, तो सभी डॉक्टर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं, सभी सोसाइटी उन्हीं को फॉलो करती है, तो पीपल्स जो है वो भी डॉक्टर्स को फॉलो करने लगे, सब कुछ चीज़ें ऐसा होने लगी। डॉक्टर साहब रेमडेसिविर नहीं लगाया क्या आपने? ये पेशेंट्स हमें आके खुद कहता है, रेमडेसिविर नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं क्या? ये पेशेंट्स आके खुद कहते हैं। सर हनी भंडारी हमारे व्यूअर हैं, हाँ। मेरे बचपन के दोस्त हैं, हाँ। वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि इफ़ यूएस बैंड ऑन रेमडेसिविर एंड इवन इंडियन डॉक्टर्स नो देयर इज नो स्टॉक, Yeah. then why doctors are prescribing this injection? इंजेक्शंस पे अभी प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। ये अभी का decision, अभी बैन इसके कर दिया पहले है। की मैं बात इसके पहले भी जब ये था तो ऑलरेडी उन्होंने एक स्पेशली कुछ कोविड सेंटर के लिए लिमिटेड करके रखा था, लेकिन हमारे पास में कोई और एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं होने के कारण जो इस प्रकार से कुछ जो इफ़ेक्टिव हो, तो इसलिए कि मामा नहीं है तो हमें काना मामा चलेगा, इसीलिए उन्होंने रेमडेसिविर प्रिस्क्रिप्शन किया। आईसीयू में पेशेंट को एडमिट किया, आपके पास में कोई ना कोई ड्रग्स चाहिए। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि जब रेमडेसिविर मार्केट में नहीं मिल रहा था, इवन कुछ हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल रहा था जी, तो उन्होंने भी बिना रेमडेसिविर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, और वो ठीक भी हुए। हाँ, वो ठीक हुए हैं पेशेंट्स जी। ये लगभग मैं बात कहूँगा हर ईच एंड एवरी हॉस्पिटल की बात करूँगा, क्योंकि रेमडेसिविर जो उनके पास में पेशेंट्स एडमिट थे सबको नहीं मिल पा रहा था, कुछ लोगों को मिल पा रहा था, तो बिना रेमडेसिविर के भी उन्हीं हॉस्पिटल्स में पेशेंट ठीक हुए हैं। अगर आप ईच एंड एवरी हॉस्पिटल का डाटा मंगाओगे तो आपको ये बात पता चल जाएंगे कितने पेशेंट को रेमडेसिविर लगे हैं, कितने को नहीं लगे हैं। पर सर इस केस में अगर हम इस केस की बात करें तो सर एक तरफ रेमडेसिविर का नहीं होना और दूसरा बेड की अवेलेबिलिटी भी नहीं होना, तो बिना बेड के भी कोई ठीक हो सकता है, ये भी शायद इस केस से समझ में आ रहा है। यस ये दोनों के दोनों तो यूनिक केस है, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये दोनों पेशेंट को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, दोनों पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि ठीक है जो भी होगा, अगर पेशेंट के रिलेटिव तैयार है, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे जिन्होंने हमको भेजा है उनकी पूरी की पूरी फैमिली ठीक हुई है जी, उनकी ये पूरी की पेशेंट पूरी का family- रेफरेंस था। यस, पेशेंट को रेफरेंस था, तो उनको वो आप ही का कॉन्फिडेंस था patient, जब आप जी। हमारे पूरे 4-5 लोग ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं, जी तो करके हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैं एक पेशेंट का और एक नाम लेना चाहता हूँ, पेशेंट आज यहाँ पे नहीं है, अभी है, मतलब ठीक होके गए हैं। पेशेंट का नाम है संदीप टापरे जी। उनका जब वो मेरे पास में आए तभी उनका स्कोरिंग लेवल जो सेचुरेशन लेवल था वो 58 था, 58 ऑक्सीजन का लेवल। अच्छा, जब मैंने देखा तो पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन लगाया मेरे पास में जो अवेलेबल था, लेकिन मैंने पेशेंट के रिलेटिव से मिन्नतें की है कि नहीं, आप इस पेशेंट को लेके कहीं ना कहीं पे वेंटिलेटर के बेड के लिए चले जाइए, जी वेंटिलेटर पे लेके चले जाइए। पेशेंट्स को रिलेटिव ने वो बात एक्सेप्ट करी, उन्होंने पेशेंट्स को 3 दिन कोई क्वारंटाइन सेंटर में हॉस्पिटलाइज कर दिया। पेशेंट 3 दिनों के बाद से फिर वापस मेरे पास में आया, बोले सर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट कीजिए, मैं हॉस्पिटल में वापस नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा क्या हो सकता है। फिर भी मैंने पेशेंट्स को कहा कि नहीं, आपका सेचुरेशन बहुत कम है, आप चले जाइए। फिर जब अल्टीमेटली जब पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं माने तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ट्रीटमेंट करूँगा, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मैं कुछ भी करने के लिए नहीं हूँ। फिर 58 सेचुरेशन कि अगर मैं मेरी जो नेक है उसको टर्न करूँगा तभी पेशेंट को क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, मैं उसकी भी गारंटी नहीं देता। इतना बड़ा रिस्क था, इतना बड़ा रिस्क था। तो वो पेशेंट का जिसको मैंने लगभग रिजेक्ट कर दिया है, मैंने पेशेंट के रिलेटिव को बोल दिया, वो पेशेंट्स आज 93 पे बिना ऑक्सीजन के मेरे पास में बैठा था, पेशेंट ठीक होके गया। उसको मैंने यही कहा कि ये पेशेंट्स को तो मतलब जो पेशेंट को हमने एक्सेप्ट किया वो तो ठीक है, लेकिन जिस पेशेंट को मैंने रिजेक्ट किया तो इंसान सेल्फ मोटिवेशन से जो उसका फेथ है उससे भी इस डिजीज़ को ओवरकम करके बाहर आ सकता है। ये उससे प्रूव किया, उसने मुझे भी कुछ सिखाया कि नहीं सर, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी जो मेरा फेथ था आपके ऊपर में, जो फेथ था आपके हॉस्पिटल पे, उसके कारण मैं आज ठीक होके गया हूँ। पेशेंट यहाँ का नहीं है, पेशेंट वो भी नागपुर से 30 से 40 किलोमीटर दूर व्याहाड़ करके गांव का है, व्याहाड़ करके गांव है, PHC वहाँ से है। पेशेंट अगर बोलोगे तो वो कल भी आ जाएगा, आज भी उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास में पड़े हुए हैं। सर ये जो पूरा का पूरी बात जो समझ में आ रही है इन 2 पेशेंट्स से,
वो ये है कि ना बेड था, ना रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स थे और ना ही कोई हाई फाई सर्विसेज थी। सर इस वक्त जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेड के लिए मरे जा रहे थे, मतलब मरे जा रहे थे इन सेंस दे वर ट्राइंग हार्ड टू गेट बेड इन में 8 लाख डिपॉजिट, 10 लाख डिपॉजिट, 15 लाख डिपॉजिट। जी, क्या सर ये सब पेशेंट्स बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए ठीक हो सकते थे? क्या ये बात कहीं ना कहीं सही बैठती है सर कि घर में कोविड ठीक हो सकता है? घर में कोविड ठीक हो सकता है, घर में कोविड ठीक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मतलब ये दोनों पेशेंट तो दे ही रहे हैं जो जीते जागते उदाहरण है, लेकिन मैं इसके लिए एक और जो जिन्होंने जिसके रेफरेंस से वो यहाँ पे आए ना, मैं उस बंदे को भी एक बार बोलूँगा कि एटलीस्ट वो कुछ कहे। तो वो उनकी क्योंकि पूरी फैमिली 5 या 6 लोग कोविड से थे, मिस्टर खड़ोदे, तो वो शायद आपको बताएंगे, वो इस बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फैमिली, ये भी जब मेरे पास में आए थे तो इन्होंने सबसे पहले अपने मम्मी को, अपने फादर को और खुद को लेकर आए थे। इनको लाते वक्त इनका जो दूसरा भाई था वो भी संक्रमित हो गया। अच्छा, लाते वक्त पहले इन सबको ठीक किया और उसके बाद में वो भी लैंड अप हो गया। इन सभी लोगों का स्कोर मेरे ख्याल से 10 से 11 के करीब था, लेकिन इनके भाई का स्कोर जब वो आया तो उसका शायद 12 से 13 के करीब था, थोड़ा बढ़ गया था इनसे। वो भी ठीक होके गया, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन पेशेंट घर में ठीक हो सकता है, तो ये इसके बारे में ये ज़्यादा बताएंगे। ठीक, संदीप नाम है इनका। शुभम, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या उम्र है शुभम आपकी? सर मेरी 27 ईयर्स। क्या करते हैं शुभम? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड है जी। ठीक, कैसे हुआ कोरोना वायरस? सर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो हम 10 लोगों से इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा, तो उसी तरह से पापा संक्रमित हो गए थे। पापा हो जाने के बाद फिर मम्मी के साथ फिर मैं, ऐसे हम पहले तीन लोग हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मेरा ब्रदर, हमारा यानी जो मेरा छोटा भाई है, वो फिर हमारा केयर कर रहा था, तो केयर करते करते फिर वो भी पॉजिटिव आ गया। क्या लक्षण क्या थे, क्या सिम्टम्स थे? लक्षण सर बुखार आता है तेज, फिर उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको टेस्ट नहीं समझेगा, फिर आपका हेडेक रहता है कहीं। फिर आप डॉक्टर अपने भाई के साथ डॉक्टर साहब की बात, डॉक्टर जी सर, उपाध्याय सर के साथ? हाँ सर। फिर क्या हुआ? सर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया है। जैसे पापा थोड़ा एजेड है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा लगता था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो सर ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया है उनको, सबको हमारे फैमिली में सबको अच्छा ट्रीट किया है, तो आज हमारा सबका रिपोर्ट है नेगेटिव आया सर। अच्छा, अब जब आपको कोरोना वायरस हुआ जी, तो घर में कैसे ठीक हुए आप? सर घर में सर का प्रिस्क्रिप्शन था ही हमारा, सर हमारे कांटेक्ट में ही थे, और सर घर में खुद अपनी केयर करना, टाइम पे खाना, टाइम पे गोलियां खाना है, हर टाइम अपना सैनिटाइजेशन होना है, खुद इतना माइंड डेवलप कर लेना है खुद ने कि हाँ यार मैं ठीक हो सकता हूँ, घर में भी ठीक हो सकता हूँ, और खुद अपना यानी मोटिवेटेड होना है घर पे। ऐसे योगा करना है, खाना खाना है टाइम पे गोलियां खाना है, स्टीम लेना है, ये सब तो स्टीम वगैरह सब लिया आपने? जी। फिर जब आपको पता चला कि रामटेक के पास जो आपके रिश्तेदार रहते हैं, जी, उनको तकलीफ हुई? हाँ सर। और उनको फिर नागपुर लाना पड़ा जी, और उनका HRCT 25 हुआ जी, तो क्या चीज़ें आई दिमाग में? सर ये जैसे अमरावती गए, इनको वहाँ बेड नहीं मिला, इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नागपुर में भी नहीं मिला? नहीं सर, नागपुर में भी नहीं मिला, हमने बहुत ट्राई किए हैं, अमरावती में भी देखा, अमरावती में भी नहीं मिला। फिर एकदम अचानक कॉल आता है कि हम ऐसे तबीयत ख़राब है, तो हमने तुरंत उनको उपाध्याय सर का रेफरेंस देके उनको तुरंत बुलाया सर। तुरंत सुबह आए, तुरंत टाइम पे नंबर लगा के तुरंत सर ने चेक किया। चेक करने के बाद सर ने बोल दिया कि यार इनको एक बार ब्लड टेस्ट और ये CT स्कैन करवाना है। सर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, हमने तुरंत उनका फिर CT स्कैन करने के लिए लेके गए। तो उसमें हमको भी थोड़ा डाउट था कि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा, कोई बैठ भी नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा उनका यानी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी।
साथ में फिर सिटी स्कैन करवाया तो हम खुद डर गए थे कि इनका स्कोर इतना 25 आउट ऑफ 25 कैसे आ सकता है। तो सर को फिर एक बार दिखाया, 100% 100% मार्क्स मिल गए थे इनको। जी 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 जी। सर को फिर हमने दिखाया, हम डर गए थे कि इतना ज़्यादा स्कोर कैसे होगा। तो सर ने फिर बोला है कि सर कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सर को हमने बोला कि सर आप ट्रीटमेंट करिए, जो भी ट्रीटमेंट होगा आप ट्रीटमेंट करिए। और सर ने बोल दिया था कि ऑक्सीजन लेवल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन आप कहीं ना कहीं अरेंज करवाइए। हमने सर आज ऑक्सीजन अरेंज करवाने के बाद आज आप देख ही सकते हैं पेशेंट की हालत क्या है। जो पहले चल नहीं सकते थे, ऑक्सीजन यानी सांस लेने में जिनकी दिक्कत थी, आज बैठे हैं आपके सामने ही। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक ये कि आपने कहा कि घर पे भी लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो पैनिक है वो परिवार के जो लोग पैनिक कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? परिवार के लोग जो पैनिक कर रहे हैं, एक्चुअली कैसे क्या है, बहुत पुराना हमारा साइंस है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं। जी। उस आयुर्वेदा में किसी भी ट्रीटमेंट के लिए 4 मेन अलग अलग स्तंभ कहे गए, जिसमें से पहला पेशेंट खुद है, वो रोज जो पेशेंट है वो खुद, उसको ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर, उसको दी जाने वाली मेडिसिन और उसको दी जाने वाले सजेशंस। जी। जो चौथा स्तंभ है ना, वो उसके फैमिली के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं परिचारक, जो उसके आसपास रहता है, जो उसका सपोर्ट करता है। ये पेशेंट्स में डॉक्टर ने अपना काम किया है, पेशेंट ने खुद ने अपना काम किया है, मेडिसिन अपना काम कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट था जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है वो है वो परिचारक जो उसके साथ में रहते हैं। जी। वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर है जिन्होंने उनको ऑक्सीजन के लिए सब कुछ पूरा अरेंजमेंट करवाया, ये जो पेशेंट्स के जो साथ में जो लोग हैं, ये लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इसका लैकिंग हर जगह पे है। अच्छा। ये लैकिंग हो रहा है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये पेशेंट्स जो है इनको तो नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जी। उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जी। ये जो चीज़ है, ये जो टेंडेंसी है, इसको दूर करना चाहिए। जब ये 2 लोग ठीक हो सकते हैं, इनके साथ वाले बाकी लोग ठीक हो सकते हैं, इतने सीवियर स्कोर पे ठीक हो सकता है, तो मेरा कहने का है हर एक पर्सन ठीक हो सकता है। आपको लड़ने की ज़रूरत है, सब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, हारने से कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा और आगे सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर, निक्की प्रजापति हमारे व्यूअर हैं, कहते हैं मैं डॉक्टर सर से फेबी फ्लू टेबल के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज़। फेबी फ्लू टैबलेट एक्चुअली ये फेविपिराविर करके जो ड्रग है, ये जो ड्रग है, ये ड्रग जो हमारा जो वायरस रहते हैं, उस वायरस के रेप्लिकेशन पे काम करता है। इट इज़ नॉट अ बेस्ट एंटीवायरल ड्रग। ये सिर्फ सीधी भाषा में हम बात करेंगे कि एक जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन जो होता है, एक वायरस से 2 वायरस होना, 2 वायरस से 3 वायरस होना, ये जो प्रोसेस होती है जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ये टैबलेट सिर्फ उन पे काम करता है। ये कोई वायरिसाइडल ड्रग नहीं है, ये डायरेक्ट वायरल पे कोई काम नहीं करता है, एज अ वायरस कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए जब किसी पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो ऑलरेडी, तो इसीलिए लोग जो है उस फेविपिराविर को बंद करके, क्योंकि ये भी ड्रग बहुत ज़्यादा हाईली गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग है, कुछ नेफ्रोटॉक्सिक भी है, बाकी चीज़ों के लिए भी है। ओल्ड एज पेशेंट में हम नहीं दे पा रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रहे, ये सब के सब क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। इसीलिए तो फेविपिराविर इज़ ऑल्सो कोई मेन ड्रग नहीं है एंटीवायरल के लिए। हाँ, कोई और ड्रग अवेलेबल नहीं है मार्केट में अभी। तो फेविपिराविर भी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने हमारे इंडिया को डुबा दिया है। उन्होंने इस बार, मैं यही कहूँगा ऊपर वाले से कि जिन्होंने इस बार ब्लैक मार्केटिंग किया है ना, उनको कहीं भी बख्शा ना जाए, कहीं पर भी बख्शा ना जाए। उन्होंने फेविपिराविर का टैबलेट का भी ब्लैक मार्केटिंग किया, रेमडेसिविर का तो किया ही किया है, आइवरमेक्टिन टैबलेट का किया है, बहुत सारी टैबलेट्स का किया है, जो मार्केट में तो उसका ब्लैक करके रखा है। तो ये जो है, ये सीज़न सब लोगों से लड़ने के लिए था। उन जमाखोरों के लिए कोई स्थान हमारे समाज में भी नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी अगर कुछ लोग ये देख के कम से कम सुधरते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी सेकेंड लहर जा रही है। जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, थर्ड लहर आएगी, शायद फोर्थ भी आएगी। डरिए मत, मुकाबला कीजिए। ये दोनों पेशेंट्स को मैंने क्यों दिखाया, मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जी। ऑलरेडी पेशेंट्स काफ़ी थे और ये दोनों के दोनों उनके गांव में सब लोगों को पता ही था ऑलरेडी। कुछ
नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ और हमारे हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 23 स्कोर है, 22 स्कोर है, जी। इनको हॉस्पिटल से रिटर्न कर दिया जाता है, जी। है ना। हॉस्पिटल में डमी पेशेंट्स एडमिट करते हैं। हमारे गवर्नमेंट जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर में लोग 50-50 हज़ार रुपये दे के वेंटी का बेड अरेंजमेंट कराते हैं। ये जो चीज़ नागपुर में चालू है, क्योंकि कैसे कि हम फील्ड में हमें पता है कि क्या चालू है, क्योंकि तो ये जो चीज़ है तुरंत में बंद होना चाहिए। आज सभी लोगों के लिए, नीडी पेशेंट्स के लिए बेड्स है नागपुर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वायरस का सेकेंड लहर लगभग कम हो गया है और शायद कम हो जाए, लेकिन हमें फिर भी अवेयर रहना है। हर किसी की मदद कीजिए। कोई भी, ये जो पर्सन आप देखिए 25 में से 25 दिख रहा है, 100% रिकवरी हुआ है, इसमें ये अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसमें इनके सपोर्ट जिन्होंने किया है, मैं उनका बिल्कुल दिल से थैंक्स देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए सभी पेशेंट इक्वल है, सभी पेशेंट्स इक्वल है, लेकिन जिन्होंने इनको यहाँ तक के प्रॉपरली पहुँचाया, उनके लिए सब कुछ रात और दिन एक कर दिया, मैं उनका रियली थैंकफुल करता हूँ। क्योंकि ये दोनों को उनका थैंक्स होना चाहिए, क्योंकि नागपुर से 55-60 किलोमीटर दूर रोज़ आना और रोज़ जाना पेशेंट्स को लेके, और उन भी सीधी सी बात ये है कि उन पेशेंट्स को लेके जिनकी शायद कुछ होप, क्योंकि उनके दिमाग में भी वो चल रहा होगा कि ये डेंजरस हो सकता है, उनके खुद के लिए भी डेंजरस हो सकता है, खुद की लाइफ को उन्होंने उस निकाल के वहाँ से उन लोगों को निकाला, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, आप सीखिए, आगे बढ़िए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी डॉक्टर्स से आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि पेशेंट्स को वापस ना करें। अगर 20-22 भी है पेशेंट तो उनको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको हॉस्पिटल में आप ठीक नहीं कर सकते तो उनको घर पे भी ठीक कर सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम वो आपके पास भेज सकते हैं कि आप ठीक कर दें। आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और इतनी अच्छी जागरूकता कराई कि कितना ज़रूरी है लोगों को ये बात समझना कि रेमडेसिविर ही सल्यूशन नहीं है, बेड मिलना ही सल्यूशन नहीं है, घर पे रहकर भी ठीक हुआ जा सकता है, बस एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए धन्यवाद। मैं इसके पहले इंटरव्यू ख़त्म करूं, मैं चाहता हूं कि आप जो आपके 3 पेशेंट्स यहाँ पर, और आप एक स्माइल कर दें हमारे पेशेंट, हमारे सभी व्यूअर्स को दिखा दें। मास्क 1 सेकंड के लिए नीचे कर दें और स्माइल कर दें। ओके, स्माइल कर दें। आप तो ज़्यादा स्माइल करें साहब, 25 में 25 हैं आप तो, ताई 25 में से 25, क्या बात है। ऐसा करा नहीं, विक्ट्री ये इधर, हाँ ये क्या बात बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहरहाल डॉक्टर वीके उपाध्याय और उनके 3 पेशेंट्स हमको क्या समझाते हैं। वो 2 पेशेंट्स जिनका 25 में से 25 HRCT स्कोर आता है, वो ठीक हो जाते हैं, रेमडेसिविर ज़रूरी नहीं है। ये सब डॉक्टर्स को भी समझना होगा। इसके पहले आप प्रिस्क्राइब करें कि क्या आपने पढ़ाई करी है, क्या आप खुद जागरूक हैं इस बात को लेके कि सिर्फ रेमडेसिविर ही सल्यूशन नहीं है। जो लोग बेड्स के लिए भागते हैं, जैसे ही 8-9 HRCT स्कोर देखा, बेड चाहिए, परेशान कर दिया बेड के लिए, बिना बेड के भी आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर वीके उपाध्याय ने भी वही समझाया कि बिना बेड के भी आप ठीक हो सकते हैं। और एक मैसेज उनके लिए जो है राज की बात, काला बाजारी करने वाले लोगों को मैं ये ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोगों ने रेमडेसिविर की काला बाजारी करी है, ऑक्सीजन की काला बाजारी करी है, बेड्स की काला बाजारी करी है, आप उन्हें कृपया सजाए मौत सुनाएं। मैं रुक इसलिए गया क्योंकि ये कहना बहुत भारी था मेरे लिए, क्योंकि ये वही लोग थे शायद जिनके वजह से, जिन्होंने काला बाजारी करी, वो ऑफिस का, वो हॉस्पिटल का स्टाफ जिन्होंने हॉस्पिटल से रेमडेसिविर चोरी किया, वो हॉस्पिटल का स्टाफ जो बेड दिलाने में काला बाजारी कर रहे थे, वो हॉस्पिटल का स्टाफ जिन्होंने, या बाहर के ऐसे लड़के जिन्होंने वो बेचे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने वो काले बाजारी में वो 1200-1400 रुपये का इंजेक्शन 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार में बेचा। और भोली जनता डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे पूरे शहर में घूम रही थी कि मेरे पिता को बचा लो, एक रेमडेसिविर दे दो, मेरी माँ को बचा लो, एक रेमडेसिविर दे दो, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, एक रेमडेसिविर दे दो। 85 साल के एक व्यक्ति ने नागपुर शहर में एक 45 साल के आदमी को बेड दिया, 3 दिन के बाद उनकी खुद की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस की वजह से। अपने आप में
ये बहुत बड़ी सीख थी हम सबको कि इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन वो लोग जो काला बाजारी में अभी भी नहीं चूक रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट से कि वो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे कि जीवन में उनको भी एक सीख मिले कि इंसानियत सबसे ऊपर है। कल शाम को 5 बजे की मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। अगर आज कुछ डोनेट कर सकते हैं तो कीजिए। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या डोनेट कर सकते हैं? धन, किसी को जो आज उसके इंतज़ार में है, जिसको उसकी ज़रूरत है। नहीं तो सबसे छोटी चीज़ जो आप क्या डोनेट कर सकते हैं वह है आपका खून। ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, खाना डोनेट कीजिए। जिसकी मदद कर सकते हैं वो कीजिए। किसी पे एहसान नहीं, बस उसे इंसानियत सिखाने के लिए इंसान बनिए और ज़िंदा रहिए। जय हिंद।